हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी आरनो, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो का आज पार्ट 4। और हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। तो इस वीडियो के अंदर हम महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक मैंने जो थर्ड पार्ट की जो वीडियो में डाला था चंपारण मूवमेंट के बारे में कि वो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किसानों के फेवर में क्यों किया था। अब इसके बाद महात्मा गांधी जी का भारत के अंदर जो सेकंड मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उसका नाम है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी जी का भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन। इस आंदोलन को समझने से पहले हमें ये स्थिति समझनी होगी कि अगस्त 1917 में अहमदाबाद के अंदर हुआ क्या था। अहमदाबाद, जैसे कि आपको पता है कि ये गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है, और जो अहमदाबाद का डिस्ट्रिक्ट था 1917 तक, वो उस समय एक क्राइसिस में से गुजरा था और वहाँ पर बीमारी चल रही थी प्लेग की। और उस प्लेग के कारण लगभग 10% लोग थे जो अहमदाबाद के, उनकी डेथ हो चुकी थी। 10% पॉपुलेशन इस महामारी के कारण, भारत का जो अहमदाबाद का एरिया है उसकी ये 10% पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। तो ये 10% जैसे ही ये डेथ हुई तो इसके कारण अहमदाबाद की जो मिल्स हैं उनमें इस बात को लेकर जो वर्कर्स थे डर पैदा हो गया कि इस महामारी के कारण अगर हम ज़्यादा देर इस इलाके में रुके तो शायद हम भी नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए लोगों ने वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अहमदाबाद की मिल्स के जितने भी वर्कर्स थे वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लग गए, क्योंकि जैसे ही कोई महामारी आती है तो लोगों को अपनी जान पे वन आती है। जैसे अभी आपने देखा कि कोविड के दौरान जितने भी बिहार से जो लेबर थी महाराष्ट्र काम करने के लिए गई हुई थी, वो पैदल अपने घर वापस आ रही थी। दिल्ली में थे, लुधियाने में थे। तो इन कारणों से जो कोविड की सिचुएशन हुई थी तो उनके डर के मारे जो लोग थे अपने घरों की तरफ माइग्रेट करने लग गए। कुछ ऐसा ही कंडीशन अहमदाबाद में हुआ। लेबर को लगा कि प्लेग के कारण अगर 10% पॉपुलेशन मरी है तो ये बीमारी छोटी नहीं है, तो वो वहाँ से जो वर्कर्स हैं वो अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर माइग्रेट करना शुरू कर गए। तो इससे जो मिल के ऑनर है उनको इस बात की चिंता होगी कि अगर लेबर माइग्रेट ऐसे ही करती रही तो हमारी फैक्ट्रियों के अंदर काम कौन करेगा। तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तो वर्कर चाहिए। अब वर्कर्स को कैसे रोका जाए, इसके लिए उन्होंने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना हम इन वर्कर्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का जो बोनस है वो रख देते हैं। तो मिल वर्कर्स ने बोला कि आपको बोनस मिलेगा, और बहुत सारे मिल वर्कर्स थे, कईयों ने तो 25%, कईयों ने 30%, कईयों ने 50%, लगभग 80% तक भी बोनस प्रोवाइड किया गया। बोनस का मतलब होता है सैलरी में इंक्रीज़ होना जाना, एक्स्ट्रा अलाउंस देना। जैसे सपोज़ करो किसी व्यक्ति की उस समय की सैलरी हम मान के चलते हैं कि 1000 रुपये पर मंथ था, तो इसके बोनस कितना हुआ, मान लो 80% बोनस मिला, तो 1000 का 80% कितना हो गया, 800। मतलब उसकी अब इस सिचुएशन के अंदर एक स्पेशल सैलरी प्रोवाइड करेंगे 1800 रुपये, यानी कि उसको 80% क्या मिलेगा, बोनस। तो इससे बहुत सारी लेबर थी जो वो माइग्रेट करने से रुक गई, क्योंकि पैसा हर एक को प्यारा लगता है। और उनको लगा कि जब सैलरी 1000 की जगह पे 1800 मिल रही है तो उसमें तो फिर प्लेग भी मैटर नहीं करता, तो गरीब जनता को तो पैसा चाहिए। तो वो भूखे मर रहे थे, इस कारण उन्होंने वहाँ पे माइग्रेट करना बंद कर दिया। और मिल वर्कर इस बात से खुश हो गए कि उनको काम करने के लिए अब लेबर मिल चुकी है। ये सभी के लिए 80% नहीं था, किसी मिल वर्कर ने 25 दिया, किसी ने 30 दिया, किसी ने 40 दिया। तो हर एक ने अपने अपने हिसाब से जितनी प्रोडक्शन करते थे, या जहाँ पर उसको लगा कि यहाँ पर लेबर सेटिस्फाइड है, तो उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता गया और लेबर ने माइग्रेट करना बंद कर दिया। तो 5 महीने तो लगभग ये कंडीशन चली ऐसे ही। इसके बाद जैसे ही प्लेग का डर ख़त्म हुआ, सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आई, तो जनवरी 1918 के अंदर, जनवरी 1918, तो प्लेग की बीमारी का जैसे ही असर ख़त्म हुआ तो जो ये लेबर्स को बोनस मिलता था वो कई जो फैक्ट्री मिल्स थे उन्होंने तो लगभग बंद ही कर दिया कि आपको आज के बाद बोनस है जो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो बोनस दे रहे थे आपको वो किस सिचुएशन के कारण दे रहे थे, प्लेग के कारण। तो अब प्लेग ओवर हो गया तो इसका मतलब आपका बोनस भी ख़त्म हो गया। तो लगभग ये बोनस रह गया था 20% आसपास।
कुछ वर्कर्स ने दिया, कुछ वर्कर को मिला भी 20% के आसपास मिला। जब लेबर ने डिमांड करी कि हमारे को तो बोनस चाहिए, तो मिल वर्कर इस बात के लिए एग्री हो गए कि आपका जो बोनस है वो 20% कॉन्टीन्यूसली रहेगा। तो उनकी डिमांड थी जो लेबर की, मिल के जो हमारे वर्कर्स थे, लेबर थी, उनकी डिमांड थी कि हमारे को जो ये बोनस है वो 20% से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें लगभग 50% के आसपास बोनस चाहिए। 50% के आसपास डिमांड करी उन्होंने, और ये डिमांड इसलिए जायज़ थी, इसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि उनको अगर जीवित रहना है तो कम से कम इतने % तो उनको बोनस चाहिए, वरना उनका परिवार भूखा मर जाएगा। क्योंकि देश के अंदर उस समय जो सबसे बड़ी समस्या चल रही थी वो थी महंगाई। महंगाई क्यों थी, अब इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि उसी समय दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और आपको पता है कि जिस समय भी युद्ध होगा तो युद्ध के कारण इन्फ्लेशन है, जो महंगाई, वो बढ़ती ही बढ़ती है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि यूक्रेन का और रशिया का विवाद चल रहा है। तो इसी विवाद के बीच में भारत के अंदर अभी थोड़ी देर पहले अफवाह चल रही थी कि भारत की सरकार है जो पेट्रोल के रेट बढ़ाने वाली है, और उसमें से कुछ फंडा ये भी लगाया था लोगों ने कि शायद इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही आएगा भारत के अंदर पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल की पर बैरल का रेट है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा था, और हर एक प्रोड्यूसर, चाहे वो इजराइल है चाहे कोई भी है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। उनको ये होता है कि वॉर है तो अभी अच्छा मौका है, 2 पैसे कमा लिए जाएंगे, तो इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो रेट है वो बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही इन्फ्लेशन है जो क्रिएट होती है वॉर के टाइम में, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर को लालच होता है कि मैं कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा अब इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कमा लूँ। तो लेबर वालों की डिमांड थी 50% अलाउंस डियरनेस की, जबकि वो करते थे 20%। तो इसी बात से दोनों का कन्फ्लिक्ट हो गया। उस समय जितनी भी गुजरात के अंदर मिल्स थी तो उनके ऑनर्स का एक ग्रुप बना हुआ था। जो ऑनर्स का हेड था, मतलब जैसे हम कमेटी बना लेते हैं कोई मार्केट के अंदर, तो उसकी कमेटी का जो हेड था वो थे हमारे अम्बालाल साराभाई। ये उस समय जितने भी वहाँ पर अहमदाबाद के अंदर मिल्स थी, फैक्ट्रीज थी, उनका जो ऑनर था, और ऑनर्स का हेड मतलब ग्रुप ऑफ ऑनर्स का हेड है, तो वो नाम था उनका अम्बालाल साराभाई। अब इन्हीं की जो सिस्टर थी, अम्बालाल साराभाई की सिस्टर थी, उनका नाम था अनुसुया साराभाई। तो जो कि पेशे से एक थी सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता वो होता है जो हर एक के फंडामेंटल राइट्स के लिए सोसाइटी के अंदर फाइट करता है। और उसकी सिस्टर को लगा कि ये मेरे भाई के जो भी दोस्त हैं, ऑनर्स हैं, उनका विवाद है लेबर के साथ, और दोनों के बीच में अगर विवाद ख़त्म करना है तो बीच में कोई ना कोई कड़ी का काम करना चाहिए। तो इसीलिए अनुसुया साराभाई और जितने भी लेबर वाले थे उनसे वो मिली, और उनका सल्यूशन ये निकाला कि इसके लिए कोई अच्छा ऐसा लीडर चाहिए जो इनका आपस में कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म कर सके। और इसीलिए जो अनुसुया साराभाई थी वो गांधी जी के पास गई थी कि उनसे बेटर कोई इनको नहीं समझा सकता, जो भी डिस्प्यूट है उसको अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए गांधी जी की एंट्री बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि इसी समय अभी महात्मा गांधी जी चंपारण आंदोलन के अंदर उलझे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल उसी के उस समय जो चंपारण मूवमेंट भी चल रहा था बिहार के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो जैसे ही चंपारण मूवमेंट चल रहा था तो उनका वहाँ से सोल्यूशन तो हो गया था, लेकिन अभी उनको किसानों को पैसा दिलवाना था। तो इसके लिए उन्होंने ड्यूटी लगाई सरदार पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इनकी ड्यूटी लगाई कि आप चंपारण के अंदर जितने भी अब लेबर्स का पैसा बचता है या किसानों का जो भी मुआवजा मिलता है उसको, तो उनको वो दिलवाना है। और वहाँ से वो महात्मा गांधी जी उस आंदोलन को बीच में छोड़कर अनुसुया साराभाई के कहने पर कहाँ पहुँच गए, वो पहुँचे अहमदाबाद मिल्स के अंदर। और वहाँ पे उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। पूरी बातचीत करने के बाद उस कमेटी को हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन बोर्ड। तो आर्बिट्रेशन बोर्ड का मतलब होता है दोनों जो पक्ष हैं, एक तो मिल के वर्कर्स हैं और दूसरे मिल की जो लेबर है, उनके बीच में एक सांझी कमेटी बिठाई। 3 मेंबर लिए गए ओनर की तरफ से और 3 मेंबर लिए गए जो लेबर थी, ताकि वो आपस में बैठ के बातचीत कर सके। लेकिन विवाद इतना था कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो पाया। डिस्प्यूट ख़त्म करने के लिए दोनों के अपने अपने पक्ष पेश किए गए, लेकिन इसमें कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकला। तो उसके बाद गांधी जी ने खुद ही ये बीड़ा उठाया
कि मैं खुद अब इस सारी बात का एनालिसिस करूँगा। तो उन्होंने पूरे का पूरा जो डाटा था वो कलेक्ट किया, और डाटा कलेक्ट करने के साथ साथ उस समय का ये भी चेक किया गया कि इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है, जब से लड़ाई चली है उससे पहले क्या थी, अब इन्फ्लेशन की क्या है, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी की कैलकुलेशन करी उन्होंने। और कैलकुलेशन करने के बाद महात्मा गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि इनको 35% बोनस है जो वो बिल्कुल जायज़ है। 35% बोनस तो इनको मिलना ही चाहिए। लेकिन जो मिल के ऑनर थे वो इस बात पे अड़े हुए थे कि हम आपको सिर्फ 20% तक ही अलाउंस है जो वो दे सकते हैं। तो जब ये बात नहीं बन पाई तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने मार्च 1918 के अंदर ये आंदोलन शुरू कर दिया कि अगर मिल वर्कर्स को अगर 35% तो मिलता है ठीक है, तो अदरवाइज़ हम स्ट्राइक करेंगे। तो इसके बाद महात्मा गांधी जी ने सभी लेबर्स को इकट्ठा किया। बीच में से हालांकि बहुत सारे लेबर वाले भाग गए थे क्योंकि भूखमरी हो गई थी, पैसा नहीं था खाने के लिए, तो इसलिए वो कुछ काम पे वापस भी चले गए थे। लेकिन वापस महात्मा गांधी के कहने पर वो दोबारा फिर आंदोलन में आ गए, और लगभग महात्मा गांधी जी ने 72 घंटे तक सिर्फ 3 दिन के लिए आंदोलन किया। तो उसके बाद जो ऑनर थे, मालिक थे, उन्होंने दोनों प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए कि आपको एक तो 35% जो वो बोनस है वो मिलेगा, वो आपका जारी रहेगा, और इसके साथ कि आपकी जो कुछ वर्किंग कंडीशन के अंदर भी सुधार किया जाएगा। तो ये दोनों डिमांड्स है जो महात्मा गांधी जी की मान ली गई थी। और इसके साथ ही अहमदाबाद जो मिल का आंदोलन है वो ख़त्म हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट डेट बाय डेट ले सकते हैं ताकि आपको स्टोरी है वो समझ आ सके। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें ताकि बाद में आपको रिवीजन करना ईजी रहे।